सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीम। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे हिमालयन क्षेत्र में विवर्तन की सक्रियता अर्थात टेक्टोनिक एक्टिविटी के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे कि हिमालय के किस क्षेत्र में टेक्टोनिक एक्टिविटी की पहचान की गई है, कौन सा नया अध्ययन आया है और यह अध्ययन आने वाले समय में हिमालय के क्षेत्र में जो हमारी रणनीति थी, सोच थी और वहां पर जो स्थिरता की हमने कल्पना की थी, उसमें कैसा परिवर्तन ये ला सकता है। ये जो टॉपिक है आपके इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड्स के उत्सर्जन में वृद्धि पर और समझने का प्रयास करेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड्स के उत्सर्जन में वृद्धि हमारे लिए क्यों चिंताजनक है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक-एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन क्षेत्र में टेक्टोनिक एक्टिविटी के विषय में। उस टॉपिक पर आने से पहले कुछ बेसिक चीजों को हमें समझना होगा, जिससे टॉपिक की गहराई को हम समझ सकें। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर एक इमेज है। इस इमेज को अगर आप देख रहे होंगे और पहले आपने कभी देखा होगा तो आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये देखिए, यह है पृथ्वी और पृथ्वी का इमेज लिया गया है ऊपर से लेकर अंदर तक के भाग का, अर्थात यह सरफेस है और इस सरफेस से लेकर केंद्र तक के भाग को बाहर लिया गया है और इसी को कई भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट का सबसे ऊपरी परत का मतलब वह है जिस पर हमारे खेत खलियान घर बने हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद जो दूसरी परत होती है उसको बोलते हैं अपर मेंटल। उसके बाद जो होता है निचली परत उसको बोलते हैं मेंटल और उसके बाद जो एक परत होती है वह होती है आउटर कोर और उसके बाद होता है इनर कोर। अर्थात यह 0 किलोमीटर की ऊंचाई है। अगर यहाँ पर आएंगे तो यह जो ऊंचाई है 6371 किलोमीटर की गहराई के अंदर का भाग है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के भागों को ही हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने से हमें यह पता चला है कि यह जो हमारी पृथ्वी की परत है, यह पृथ्वी की जो संरचना है वह बिल्कुल एक जैसी, एक समान रूप से नहीं है, उसमें कई परतें हैं। अब जब ये परतें हैं तो इन परतों की अपनी एक रासायनिक संरचना है और रासायनिक संरचना अलग अलग होने के कारण पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं और हर क्रिया का अलग प्रभाव अलग अलग रासायनिक तत्वों पर पड़ता है और इसी के कारण पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की हलचल होती रहती है। जैसे आपने सुना होगा भूकंप, सुना होगा ज्वालामुखी क्रिया, सुना होगा। ये सभी चीजें जो घटित होती हैं ये कहाँ होती हैं? इस पृथ्वी के अंदर वाले भाग में। तो कुल मिलाकर हमें बस एक चीज समझना है कि यह जो क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब क्या है कि पृथ्वी का ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला भाग, उससे थोड़ा सा नीचे की ओर जो भाग है उसको बोलते हैं अपर मेंटल। यही दो शब्द बार बार आपसे जो है कि चर्चा में आएंगे आगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। उसके बाद देखिए, एक फुटबॉल है। तो फुटबॉल इसलिए देखना है हमको क्योंकि फुटबॉल को अभी तक हमने एक गेम के जो है कि रूप में तो जरूर समझा है, लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफी से इसको जोड़कर देखिए। इसको देखिए, थोड़ा सा इसमें कुछ पैचेस बने हुए हैं। इन पैचेस को अगर इसमें से किसी एक टुकड़े को आप निकाल दें तो एक फुटबॉल जो है कि फुटबॉल के रूप में नहीं रहेगा, इसमें हवा नहीं रुक पाएगी। कारण क्या है कि जितने भी टुकड़े हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबको क्या किया गया है, एक दूसरे से चिपकाया गया है, सिला गया है और इसके वजह से इसके जो अंदर जो हवा है वह बनी हुई है। ठीक जो यह आप टुकड़े देख रहे हैं, इन टुकड़ों को जोड़ जोड़कर फुटबॉल बनाया गया। ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी बनी है। पृथ्वी भी अगर हम देखें तो लगभग गोल है। हम उस पर नहीं जाएंगे कि कितनी गोल है कितनी नहीं, लेकिन लगभग गोल है और लगभग गोल अगर जो पृथ्वी है तो वह कोई कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। अर्थात जैसे कि हम कहें कि कोई टुकड़ा ले हम कंटिन्यूअस और उसको ऐसे फोल्ड करके गोल कर दें, ऐसे नहीं है। हमारी पृथ्वी भी ये जो फुटबॉल के टुकड़े हैं ऐसे ही कुछ टुकड़ों से मिलकर बनी है और इन टुकड़ों को ज्योग्राफी में बोला जाता है प्लेट। तो प्लेट का तात्पर्य क्या है कि कुछ टुकड़े हैं, उन टुकड़ों से जुड़कर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर कुछ प्लेटें दिखाई गई।
अगर आप देख पा रहे होंगे तो यही आपकी लगभग पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, आप ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोब के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको पता चलेगा कि पृथ्वी को कुछ महत्वपूर्ण प्लेटों में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पर फिर देखेंगे तो आप साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ऐसे ही पैसिफिक प्लेट है, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो यह जो प्लेटें हैं ये देखिए क्या बता रही हैं कि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई। ये जो किनारे हैं ना, ये किनारे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि फुटबॉल जुड़े हुए थे, फुटबॉल के टुकड़े जुड़े हुए थे। तो लेकिन फुटबॉल के टुकड़ों में क्या समानता थी, एक ही साइज के थे, एक ही शेप के थे। लेकिन ये जो पृथ्वी के टुकड़े हैं वह एक साइज के नहीं है, ये कई टुकड़े हैं, अलग अलग रूपों में हैं, और इनसे जुड़कर क्या हुआ है, पूरी पृथ्वी का हमारा निर्माण हुआ है। और इसी के कारण आपने देखा होगा कई जगह भूकंप हो जाता है। जैसे आपने एक शब्द जरूर सुना होगा और वो शब्द है रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि वह क्षेत्र जहां पर हमेशा या लगभग अधिकांश समय क्या होती है, ज्वालामुखी की क्रिया होती है। तो जब ज्वालामुखी की क्रिया अधिक होती है तो वह कौन सी परत है, अगर आप यहां से देखेंगे तो यह जो भाग है यहाँ से लेकर और यहाँ पर, चूंकि अगर आप दोनों को ग्लोब पर देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा चूंकि जापान के पास वाला ये जो पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, और यहाँ से इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे तो एक गोल संरचना बनती है, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके कारण पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आता है, और मैग्मा जब बाहर आता है तो उसी को हम बोलते हैं लावा। लावा और मैग्मा में क्या अंतर है, मैग्मा पृथ्वी के अंदर गला हुआ पदार्थ है, यही गला हुआ पदार्थ जब बाहर आता है इसको लावा बोलते हैं। अब देखते हैं, फिर से फुटबॉल पर चलते हैं। फुटबॉल हमारे टॉपिक के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ये फुटबॉल है, यही पृथ्वी है, इसके अंदर जैसे कि हमने फुटबॉल तब तक है जब तक इसमें हवा भरी हुई, ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के गले हुए पदार्थ हैं, कई प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। तो अगर मान लेते हैं यह वाला जो कॉर्नर है, यह जो किनारा है, यहाँ से अगर पृथ्वी के अंदर से कुछ पदार्थ निकलने लगे तो इसको आप क्या कहेंगे, ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है। अगर यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो ठीक है, अगर नहीं तो अंदर से अगर कोई चीज निकलने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, झटका मारेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो दरअसल है क्या कि हमारी जो पृथ्वी है, जैसे इस फुटबॉल के अंदर गैस भरा हुआ है, हमारी पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के तत्व भरे हुए हैं, और वह तत्व क्या करते हैं, गति करते हैं, और उनकी गति करने से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी में भी गति होती है, और उसी से हमारी कई प्रकार की संरचनाएं बनती हैं और बिगड़ती भी। बनती कैसे है, जैसे आपने कभी सोचा होगा कि हिमालय पर्वत कैसे बना होगा, तो एक हमारे पास धारणा है कि भगवान जी ने रहने के लिए उसको बना दिया। दूसरा है उसके पीछे एक साइंस है, एक थ्योरी है ना, और वो ये कहती है कि इसका जो निर्माण हुआ है एक साइंटिफिक तरीके से हुआ, सभी पर्वतों का निर्माण एक साइंटिफिक तरीके से हुआ। तो अब ये जो साइंटिफिक तरीका है वो क्या है, उसी से हमारा आज का पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। मैंने जितनी चीजें बताई सभी चीजें यूज होने वाली हैं, इसलिए हमने उस पर समय खर्च किया। आइए अब थोड़ा सा हम इसको टेक्स्ट के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो शब्द है हमारा कि वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भीय क्रिया से होता है। दूसरे शब्दों में हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत आदि सभी वलित पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। इसको और आसान हम करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हमने क्या किया है, सूजी का हलवा बनाया, और सूजी का हलवा हमने प्लेट में ऐसे बिछा दिया है। अब जब हमने इसको ऐसे बिछा दिया है, अब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, तब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम अपना हाथ लगाते हैं ऐसे, और दोनों तरफ से इस पर दबाव डालते हैं। जब यह दबाव डालेंगे तो यह जो सूजी का हलवा है, जो अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होता, इसलिए हमने इसका एग्जांपल लिया, ये क्या हो जाएगा, यह कुछ इस रूप में उठ जाएगा। तो यह क्यों उठ गया, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स पड़ा। तो इस प्रकार जहां भी पृथ्वी पर ऐसे पर्वत होंगे जहां दोनों तरफ से दबाव पड़ा होगा और बीच का भाग उठ गया होगा, अर्थात यहाँ पर जो भी औसात, यहाँ पर हमने क्या लिया, सूजी का हलवा लिया, लेकिन पृथ्वी पर सूजी का हलवा बना के कोई नहीं डालेगा, लेकिन औसात होते हैं,
अवसाद कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो कई प्रकार के सेडिमेंट अवसाद लेकर वह जाती हैं, कहीं इकट्ठा करती हैं। इन्हीं अवसादों पर जैसे अगर दबाव पड़ता है तो बलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर बचपन में आपने मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे तो मिट्टी को आप घोल कर पहले उसको कोई शेप देते हैं तो वह क्या करते हैं, आप भी उस पर कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहे हैं। तो दरअसल क्या है कि जो बलित पर्वत है वो कौन से पर्वत होते हैं जिस पर दोनों तरफ से फोर्स डाला गया होता है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया बलित पर्वत। यहाँ पे एक चीज और पता चल गया कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भी क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, अर्थात इसका जो निर्माण हुआ होगा यह दोनों तरफ से फोर्स पड़ने के कारण हुआ होगा। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है, वह है जियोसिंक्लाइन। तो भूसन्नति से जुड़े सिद्धांत और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार ये जो बलित पर्वतों का निर्माण होता है वह भूसन्नति में एकत्रित मलबा पर दो तरफ से दबाव पड़ने के कारण होता है और इसी से क्या होता है, बलित पर्वत बनते हैं। प्रश्न आएगा अब ये भूसन्नति क्या होता है? तो भूसन्नति को, जियोसिंक्लाइन को आप कुछ इस रूप में समझिए। जैसे आपने देखा होगा सिंक होता है ना, हाथ धुलने वाला, तो आपने देखा होगा चारों तरफ से उठा रहता है, बीच में गड्ढा रहता है। ठीक इसी तरह से कोई गड्ढा है और ये गड्ढा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, इधर कोई पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से नदियां प्रवाहित होती है। तो जब प्रवाहित होती हैं, ये कोई गड्ढा वाला क्षेत्र है तो इसमें क्या होगा, अवसाद भरा जाएगा, नदियां लाकर अपना अवसाद को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। गड्ढे में आपने देखा होगा मलबा इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है और खासकर तब जरूर जब दोनों तरफ से क्या हो, ऊंचा भाग हो, मतलब इधर भी ऊंचा भाग है, इधर भी ऊंचा भाग है, बीच में गड्ढा है, दोनों तरफ से नदियां आ रही हैं, उसमें अपना पानी गिरा रही है, अवसाद लेकर आ रही है, धीरे धीरे ये क्या होगा, अवसाद भरता चला जाएगा। अब इसी अवसाद पर क्या होगा, जब दोनों तरफ से फोर्स पड़ेगा तो ये मलबा क्या हो जाएगा, यह लहरदार मोड़ के रूप में, पर्वतों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या है, ऐसा क्षेत्र, ऐसा छिछला भाग जिसमें अवसाद एकत्रित होता रहता है और इसी जियोसिंक्लाइन भूसन्नति पर जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस पर क्या हुआ, अवसादों पर बलन की क्रिया हुई। दूसरा हो सकता है कि हम यह जो फोर्स डाल रहे हैं, यह जो फोर्स हमने दोनों तरफ से डाला, ये किसी चीज से डाल रहे होंगे। अभी तक हमने सूजी का हलवा लिया तो हाथ से दबाव डाला था, यहाँ पर हमने कोई चीज हो सकती है, हो सकता है कुछ जिस चीज से दबाव डाला जा रहा हो वो भी कई बार मुड़ जाए, लेकिन अधिक संभावना है कि बीच वाला जो भाग है, जो अपेक्षाकृत मुलायम भाग है, उसी पर बलन की क्रिया से बलित पर्वतों का निर्माण होता है, अर्थात फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को थोड़ा सा समझेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, 3 घंटे का पूरा टॉपिक है, इसी को हम करने लगेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमें बस अपने टॉपिक तक पहुंचना है और टॉपिक पर इसलिए हमको इस तरह से पहुंचना है जिससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो हम आसानी से उसको कर सकें। तो थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत जिसकी मोटाई 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर या इससे कुछ ज्यादा हो सकती है, उसे हम प्लेट कहते हैं। तो प्लेट का मतलब क्या है कि हमने जो बताया कि पृथ्वी का जो निर्माण, जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का वो पतला सा जो लेयर, जो कि क्या है, जो टुकड़ा है, तो टुकड़ा का आप देखेंगे अगर तो पूरा मोटा तो है नहीं, वो तो उसके अंदर हवा भरा हुआ है, टुकड़ा क्या होता है, काफी पतला होता है। तो ये जो टुकड़ा पतली सी परत है, इसी को पृथ्वी के संदर्भ में इसको क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। अर्थात फुटबॉल का जो पतला सा कपड़े का टुकड़ा है, ठीक इसी तरह की पतली सी लेयर ऊपर की जो सबसे ठोस है उसको हम बोलते हैं प्लेट, और यह प्लेट टेक्टोनिक उसी से जुड़ा हुआ है। तो हमने एक चीज समझ लिया, प्लेट का मतलब क्या है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो क्या है, ठोस है, उसको हम प्लेट के रूप में जानते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के दृढ़ भूखंड को ही प्लेट कहा जाता है और यह प्लेटें सम्मिलित रूप से पृथ्वी का निर्माण करती हैं। जैसा कि हमने बताया कि कुछ टुकड़ों के जुड़ने से फुटबॉल बना, और जैसा कि हमने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया उसमें कुछ टुकड़ों ने जोड़कर क्या किया है, पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है। इस तरह पृथ्वी जो है कि सतत रूप से कोई एक परत नहीं है, बल्कि जो इसका निर्माण हुआ है वह कई टुकड़ों के जोड़ने से हुआ है, जैसे कि फुटबॉल का निर्माण कई टुकड़ों से होता है। और इस तरह से हमें पता चला कि पृथ्वी में जो भी यह जो परिवर्तन होंगे या जो कुछ भी होगा, इन प्लेटों के सहारे ही होगा। जैसे अगर फुटबॉल से गैस निकलना हो, हवा निकलना हो, या आप उसको किक करें तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, उनके किनारों पर ही लगेगा। नासा के अनुसार अभी हम ये समझते हैं कि अभी तक हमने बस ये समझा है कि प्लेटों का जो पृथ्वी का निर्माण हुआ प्लेटों से हुआ।
तो नासा एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या 100 बताई गई है, लेकिन मात्र 6 बड़ी प्लेटें जो हैं इनका योगदान बताया है। छोटी प्लेटों की संख्या 20 है। बड़ी प्लेटें कौन सी हैं? अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। कई जगह ये साथ में मिलेगा, तो क्या करिएगा, जो अमेरिकी प्लेट है उसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिएगा, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और साउथ अमेरिकी प्लेट। इस तरह से हमने समझा ये 7 जो है कि प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर। अब होता क्या है, देखिए फिर से मैं एक बार प्लेटों को दिखा दूं, इससे थोड़ा सा आपके जो टॉपिक पर आपकी जो विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी वो और बढ़ती है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ प्लेटें हैं। अब ये जो प्लेटें हैं ना, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुछ जॉइंट है और यहाँ पर एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। तो जब यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हर प्लेट पर पड़ेगा। तो अब हमने फुटबॉल में तो समझ लिया, उसमें क्या होता है, गैस होता है, हवा होती है, और लेकिन जो पृथ्वी है उसमें तो हवा है नहीं, उसमें तो क्या है, बहुत से पदार्थ हैं। आपने सुना होगा सिलिका है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, निकल है, फेरस है, बहुत से तत्व हैं। तो होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर आपको पता है जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर अंदर की परतों में इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर जो परतें हैं वो गलने लगती हैं। उनके गलने से पृथ्वी के अंदर एक गला हुआ पदार्थ निर्मित होता है जिसको मैग्मा बोलते हैं। यही मैग्मा जब ऊपर आता है इसको हम लावा बोलते हैं। तो लावा का मतलब क्या है, एक ऐसा गर्म पदार्थ, गला हुआ पदार्थ जो कि कुछ तत्वों से मिलकर बना है। तो ये जो गला हुआ पदार्थ है ये क्या करता है, गति करता है। जैसे फुटबॉल में जो हवा होगी गति करेगी, ठीक पृथ्वी के अंदर जो गला हुआ पदार्थ है ये गति करता है, और ये जो गति करता है तो इनकी गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है संवहनीय तरंग। अब संवहनीय तरंगें क्या हुई, संवहनीय तरंगों को आसान शब्दों में समझिए कि ठंडी का समय स्टार्ट होने जा रहा है और आपने देखा होगा आपको जुकाम होता है, जैसा कि मुझको हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी पीते हैं। आज गर्म पानी कीजिएगा, देखिएगा कि किसी भी बर्तन में आप गर्म पानी करने के लिए रखेंगे तो हीट तो उसके बॉटम पे मिल रही होती है ना, गैस से आप जब चालू करते हैं तो हीट उसके बॉटम पे मिल रही होती है, लेकिन उसको ध्यान से देखिएगा तो पानी की नीचे की परत से ऊपर की परत की ओर कुछ धाराएं उड़ती हुई दिखाई देंगी। ये जो धाराएं हैं क्या है, ये हीट का ट्रांसफर है। वो हीट का ट्रांसफर क्यों है कि टेम्परेचर हमेशा हाई हीट से लो हीट की ओर ट्रांसफर होता है। तो जिस प्रकार पानी के बाउल में या पानी के कटोरे में संवहनीय धाराएं उठ रही हैं, ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से कम टेम्परेचर की ओर क्या होता है, संवहनीय तरंगें उठती हैं। जैसे आपने पानी में कुछ धाराओं को उठते हुए देखा, कुछ लहरों को उठते हुए देखा, तो उसी तरह से पानी के अंदर, पृथ्वी के अंदर संवहनीय धाराएं उठती हैं, और ये संवहनीय धाराएं काफी फोर्स वाली होती हैं। तो जैसे ये मूव करती हैं तो इनके ऊपर ही क्या है, प्लेटें हैं, ये प्लेटें भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। जैसे एक इमेज को ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई प्लेट है, हमने कहा कि 6 और 7 बड़ी प्लेट है, एक प्लेट है। अब यह जो प्लेट है, हमने कहा प्लेट क्या है, स्थिर है, दृढ़ भाग है, ठोस भाग। इसके अंदर मान लेते हैं गला हुआ पदार्थ, और मान इसे लेते हैं क्योंकि है ही है, गला हुआ पदार्थ है ही है, और इन्हीं जो गला हुआ पदार्थ है इनमें क्या होती है, गति होती है। तो जब गति अगर मान लेते हैं जो गला हुआ पदार्थ है इसमें क्या हो, गति अगर इस डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, यह प्लेट भी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगर गले हुए पदार्थ में जो गति है वह मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हो तो प्लेट भी क्या करेगी, उसी डायरेक्शन मूव कर लेगी। ठीक उसी तरह से जैसे बचपन में आपने नाव चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि पानी का जब बारिश हो रहा है और आपने पानी पर नाव को रख दिया तो नाव आपके हिसाब से नहीं जाती कि पड़ोसी के घर में जाना है कि दूसरे घर, जिधर पानी का फोर्स होता था उधर ही नाव मूव कर जाए। ठीक यही बात प्लेटों पर लागू होती है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि पृथ्वी है, पृथ्वी के जो निर्माण हुआ प्लेटों से हुआ। यह प्लेटें गति करती हैं, गति इसलिए करती हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर कुछ गले हुए पदार्थ हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये गले हुए टेम्परेचर वाले पदार्थ जो हैं लो टेम्परेचर की ओर मूव करते हैं, और यह क्रिया जो की जाती है ये संवहनीय तरंगों के माध्यम से की जाती है। संवहनीय तरंगें जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं प्लेटें भी क्या करेंगी, मूव करेंगी। अब ये प्लेटें जब मूव करेंगी तो जैसे फुटबॉल के टुकड़े हैं, फुटबॉल के टुकड़े एक दूसरे से सिले हुए हैं, वह मूव नहीं कर सकते। पृथ्वी भी क्या है, उसके टुकड़े सिले हुए, लेकिन फिर भी उनमें घर्षण होती है एक दूसरे,
वह आगे एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, अर्थात मान लेते हैं यह प्लेट थी और इसको हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं चीजें ज्यादा समझ। तो प्लेटें कैसे मूव कर सकती हैं? प्लेटें कुछ इस रूप में मूव कर सकती हैं कि ये देखिए, एक प्लेट इस डायरेक्शन में, दोनों प्लेटें एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। और इसके पीछे के कारण क्या है? इसके नीचे जो गला हुआ पदार्थ इधर जा रहा है, इसके नीचे जो गला हुआ पदार्थ इधर जा रहा है। ठीक इसी तरह से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, जैसे ये कर रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये देखिए इमेज, यहाँ पर यह जो गला हुआ पदार्थ ऊपर उठ रहा है, ऊपर जाकर ये दो डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है? टकरा कर डिवाइड हो जा रहा है। और ऊपर की ये जो प्लेट है, स्थिर भाग है, दृढ़ भाग है, इसी को हम प्लेट कहते हैं, ये भी क्या कर रहा है? दो डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है। ठीक इसी तरह से जो प्लेटें हैं, कई बार क्या होती हैं कि यह प्लेट देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है, यह प्लेट इस डायरेक्शन में आ रही है, दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही है, तो क्या होगा? टकराएंगे। टकराएंगे तो कौन जीतेगा? जैसे कि आपने देखा होगा, जब बैल लड़ते हैं तो क्या करता है? जो भारी बैल होता है वह हल्के बैल को ऊपर उठा देता है। देखा होगा आपने? नहीं देखा होगा तो आप लड़के देख लीजिएगा किसी मजबूत आदमी से, तो आपको पता चलेगा कि जो भारी होगा वह नीचे बैठा रहेगा, हल्के को ऊपर उठा। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं यह वाली जो प्लेट है ये भारी प्लेट है, और ये क्या करी? जब हल्के प्लेट से टकराई तो नीचे क्या हो गई? सबडक्ट हो गई। तो यहाँ पर हमें यही चीजों को समझ, दरअसल जितनी क्रियाएं हम बता रहे हैं ये सभी क्रियाएं हिमालय में हो रही हैं, और जो टॉपिक है वो इतना उलझा हुआ है कि मुझे ये सब कहानी आपको सुनानी पड़ रही। अदरवाइज जो केवल रिपोर्ट है उसको मैं बताता 2-4 मिनट में हो सकता है खत्म हो जाता, लेकिन प्रश्न एक भी सॉल्व नहीं होता, इतनी गारंटी है। तो अब हमने क्या समझा कि प्लेटें गति करती हैं। गति इस वजह से करती हैं कि उनके अंदर गला हुआ जो पदार्थ है वो गति करता है एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, अर्थात ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट इस डायरेक्शन में, एक प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है एक दूसरे की ओर। ये मान लीजिए दो प्लेटें हैं, और दो प्लेटें हैं तो हो सकता है कि इसके नीचे का और इसके नीचे का, दोनों नीचे का जो संवहनीय पदार्थ है, जो तरंगे हैं, दोनों की ओर मूव करें। तो पानी, जैसे नाव को हमने लिया था, दोनों तरफ से पानी आ रहा, उस पे नाव रखा हो, तो दोनों नाव क्या है? एक दूसरे से टकराएंगे। हो सकता है ऐसा ही हो रहा, हो सकता है एक दूसरे के समानांतर क्या हो रही? प्लेटें मूव कर रही। प्लेटें जब भी गति करती हैं तो उनके जो किनारे होते हैं, उन किनारों पर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनको हम टेक्टोनिक कहते हैं, विवर्तनिकी कहते हैं। तो आपने एक शब्द समझा, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट का मतलब क्या समझा हमने? ठोस स्थलीय भाग। ठीक है, पृथ्वी का ऊपर का ठोस स्थलीय भाग को प्लेट कहते हैं। विवर्तनिकी का मतलब क्या है कि प्लेट है, मान लेते हैं यह कोई प्लेट है, तो जो भी क्रिया होगी, चाहे यह इस डायरेक्शन में जाए तो इस किनारे पर होगी, या फिर जो है कि अगर यह इस डायरेक्शन में ही जा रही है तो हो सकता है यहाँ पर पहले से ये किसी दूसरे प्लेट से जुड़ी हो, तो यहाँ पर टकराएगी तो इससे टूट कर क्या होगी? अलग जाएगी। जब टूट कर अलग जाएगी तो भी यहाँ पर क्रिया होगी। हो सकता है यहाँ पर भी एक प्लेट हो तो यहाँ पर जो क्रिया होगी यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर जो प्लेटों का किनारा होता है वहां पर जो क्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी, विवर्तनिकी क्रिया। और यही क्रियाएं हिमालय क्षेत्र में हो रही हैं। आप कहेंगे हिमालय क्षेत्र में पहले से हो रही हैं, फिर नया क्या हुआ? नया भी बताते हैं। प्लेट के जो किनारे होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या है? रचनात्मक किनारे। रचनात्मक किनारे में बस ये समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं ये प्लेट है, दोनों प्लेट जुड़ी हुई थी, एक प्लेट इस डायरेक्शन में चली जाए, एक प्लेट इस डायरेक्शन में चले जाए, तो यहाँ पर ये जो बीच में जो जगह है ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो यह जो प्लेट टूट जाएंगी, तो यह टूटने से क्या होता है? यहाँ पर नई स्थाकृति का निर्माण होता है, इसलिए रचनात्मक कहते हैं। हमें समझना है विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक किनारा क्या होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है, और इससे क्या होता है? प्लेट का विनाश होता है, जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं। अब देखिए दो प्लेटें टकरा रही हैं, और दो प्लेटें टकराएंगी तो कोई प्लेट जो भारी होगी वो नीचे जाएगी। तो यहाँ पर जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो यहाँ पर तो क्या है? ये पूरा मैग्मा भरा हुआ है। तो ये प्लेट जो ठोस से नीचे की ओर जब जाएगी तो यहाँ पर मैग्मा पहले से भरा हुआ है, गला हुआ पदार्थ है, जिसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। और इतने टेम्परेचर पर जब प्लेट जाएगी तो क्या हो जाएगी? गल जाएगी गर्मी की वजह से, और इसी को बोलते हैं प्लेट का गलना और सबडक्ट होना। सबडक्ट होने का मतलब है नीचे की ओर
जाए। सब्डक्ट होकर जब ये प्लेट गलेगी तो यहाँ पर प्लेट का क्या हुआ, विनाश हुआ, इसी के कारण इसको विनाशात्मक किनारा कहते हैं। अब थोड़ा सा हम प्लेट टेक्टोनिक से बाहर आ जाएंगे। इसमें जैसे हमने बताया अभिसारी संचलन, अभिसारी संचलन मतलब दो प्लेटें जब एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो इस दिशा में जो भारी और तेज गति वाली प्लेट होती है वह हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, सबडक्ट होती है, और इसी के कारण इस किनारे को जो है कि विनाशात्मक किनारा कहते हैं, क्योंकि प्लेट क्या होती है, गल जाती है। अब देखिए थोड़ा सा, अब हमने समझ लिया तीन चीजें हमने समझ ली, प्लेट्स क्या होता है, टेक्टोनिक क्या होता है, और साथ ही साथ वलित जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं। अब हमें हिमालय पर आ जाना है और हिमालय की उत्पत्ति को समझना है। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ और वह जब ठंडी हुई तो आज के समय में जो हम महाद्वीप और जो महासागर देखते हैं उनका स्वरूप उस समय नहीं था। अर्थात जब पृथ्वी बनना प्रारंभ हुआ तो उसका जो स्वरूप था कुछ अलग था। उस स्वरूप को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है पेंजिया। अब प्रश्न आएगा नया बवाल क्या आ गया, नया बवाल हम आपको बताते हैं। अब देखिए हम आज देखते हैं जो है कि जैसे हम देखते हैं एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका दूर दूर है, ऐसा नहीं था। पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई थी तो महाद्वीप और जो महासागर थे वो इस रूप में थे। ये देखिए ये था यूरेशिया था, इसको देखेंगे, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये आपका अंटार्कटिका, ये रहा इंडिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो पेंजिया कुछ इस तरह से था। ये देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये डिवाइड होने लगा। तो जब डिवाइड हुआ तो क्या हुआ कि यह जो वो भाग है यह दो भागों, ये देखिए यह जो पूरा इमेज है ये किसका है, पेंजिया का। ये ध्यान दीजिएगा पेंजिया का। फिर क्या हुआ, किसी कारण से यह जो पेंजिया है डिवाइड हो गया, ये दो भागों में टूट गया, नॉर्थ और साउथ। तो ये नॉर्थ वाला भाग, ये साउथ वाला भाग। तो नॉर्थ वाला और साउथ वाला जो भाग है जब ये टूटे तो इन दोनों के बीच में यह जो जल वाला क्षेत्र है, दोनों के बीच में ये जो खाड़ी नुमा संरचना, एक छिछला सा बेसिन बना, टूट का। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो जॉइंट है, टूट जाए और चारों तरफ पानी भरा हुआ तो पानी भर जाएगा, ठीक यहाँ भरे, तो इसको बोलते हैं तेथिस सागर। तो ये देखिए नॉर्थ वाला भाग है, साउथ वाला भाग। नॉर्थ वाले भाग में जो आज वर्तमान समय का जो यूरेशिया है, नॉर्थ अमेरिका वाला जो भाग वो आता है। साउथ में क्या आता है, साउथ अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, अंटार्कटिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है। धीरे धीरे करते करते अगर आप देखेंगे तो वर्तमान जो आपके जो महाद्वीप हैं वह बने। तो ये बने कैसे, इनके बनने की प्रक्रिया काफी लंबी रही। तो हमने क्या कहा, स्टार्टिंग में पेंजिया का जो स्वरूप था वो धीरे धीरे पेंजिया के, और साथ ही ध्यान दीजिएगा पेंजिया के चारों तरफ हमने जो जल वाला क्षेत्र दिखाया था, फिर से हम दिखा देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। ये रहा पेंथालसा, ये जो चारों तरफ जो जल वाला भाग था ये आपका पेंथालसा है, और बाकी जो पूरा स्थल वाला भाग था, जुड़ाव था, वो पेंजिया था। तो पेंजिया क्या हुआ, टूटा, तो उसके वजह से जो पेंथालसा का जल था वह क्या हो गया, बीच में भर गया, और इसके वजह से दोनों बीचों जो पेंजिया का टूटा हुआ नॉर्थ वाला जो भाग था उसको हमने कहा अंगारा लैंड, और जो साउथ वाला भाग था उसको कहा हमने गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में एक सागर बना तेथिस सागर। जैसे तेथिस सागर की कल्पना अगर करना हो कौन सा है, तो उसको आसान शब्दों में बताऊं तो तेथिस सागर वही सागर है जो बना हुआ था भूमध्य सागर। आप देख रहे हैं ना, तो जो भूमध्य सागर है तेथिस सागर का ही बचा हुआ भाग है। और दूसरे शब्दों में कहूं कि जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पर कभी तेथिस सागर होता था, और जो तेथिस सागर बना था ये छिछला सागर था, और एक तरह का ये भूसन्नति थी, ठीक उसी तरह की भूसन्नति जो हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया। तो तेथिस सागर था वो एक भूसन्नति का एग्जाम्पल था, और उस भूसन्नति में ही क्या हुआ, जब अवसाद एकत्रित हुए और उन अवसादों पर जब दोनों तरफ से फोर्स पड़ा तो हिमालय का निर्माण। तो तेथिस जो भूसन्नति बनी वो कैसे बनी, वह हमने बताया कि जो पेंजिया था उसके विखंडन से बनी। अब पेंजिया का जब विखंडन हो गया तो पेंजिया का विखंडन एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, और कई बार विखंडन के कारण और साथ ही साथ जो महाद्वीप थे उनमें विस्थापन के कारण वर्तमान समय में जहां पर महाद्वीप है वो वहां पर दिखाई देते हैं।
जैसा कि मैंने आपको इंडिया की लोकेशन दिखाया, इंडिया वर्तमान समय में है जहां पर है, वहीं हमेशा नहीं था। वह जुड़ा हुआ था अफ्रीका महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, लेकिन नॉर्थ की ओर मूव करते हुए आज वह यहां पहुंचा है। तो जब इंडिया नॉर्थ की ओर मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ा तो क्या हुआ कि यहाँ बीच में 33 भूसन्नति थी, और इस भूसन्नति में जो है कि अवसाद एकत्रित हो रहे थे। और अवसाद कहां से एकत्रित हो रहे थे? यह जो यूरेशियन प्लेट थी उसके धीरे धीरे क्या हुआ, इधर से मूव करते हुए आपकी जो इंडियन प्लेट है वो भी इस भूसन्नति के पास आ गई, और यहाँ की नदियों ने भी क्या किया, इसमें अवसादन करना प्रारंभ कर दिया। तो इधर देखिए यूरेशियन प्लेट, और दूसरे तरफ आप देखिए यहाँ पर भारतीय प्लेट। अब ये जो दोनों प्लेटें हैं ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रही थी, गति हो रही थी, और धीरे धीरे चलते चलते यह जो प्लेट है, यह प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब इससे टकराएगी तो बीच में जो अवसाद था, ये जो भूसन्नति थी, ये क्या होगा, ये तो ये जो है कि अवसाद के रूप में है, ये बहुत कठोर पदार्थ नहीं है, ये बीच में क्या हो गया, फोल्ड बनकर ऊपर उठ गया। जैसे कि हम कहें कि यह देखिए आपका यह जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यह इंडियन प्लेट, इसके बीच में रखा हुआ है हलवा। आप दोनों को अगर पास में लाएंगे और तेजी से फोर्स डालेंगे तो यह जो बीच में हलवा है वो क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा, और इस तरह से दोनों प्लेटें क्या होंगी, टकरा जाएंगी। जब दोनों प्लेटें ऐसे टकराएंगी तो अगर यह वाली प्लेट जो कि इंडियन प्लेट है, अगर यह भारी है तो ये क्या होगी, नीचे की ओर सबडक्ट हो जाएगी। और ठीक इसी तरह से जो किनारा यहाँ पर है, इस किनारे से क्या होगा, यहाँ पर जो अवसाद है उसमें फोल्ड पड़ जाएंगे, और इससे क्या होगा, हिमालय का निर्माण होगा। और इसी तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। अर्थात जो हिमालय का निर्माण हुआ है वह क्या हुआ है, भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने, और बीच में जो तेथिस सागर था उसके अवसाद पर बलन की क्रिया, फोल्ड की क्रिया पड़ने के कारण हुआ। और फोल्ड क्यों पड़े, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा था। और इसी के कारण अगर आप देखेंगे हिमालय को, तो हिमालय एक रेंज नहीं है, उसमें आपको ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय दिखाई देगा, मिडिल या लघु हिमालय दिखाई देगा, उसी में आपको शिवालिक दिखाई देगा, और शिवालिक से दक्षिण की ओर देखेंगे तो आपको मैदानी भाग दिखाई देगा। तो जो हिमालय का ये 3 रेंज में निर्माण हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि प्लेटों में जो गति थी वो काफी धीमे गति से थी, और फोर्स धीरे धीरे लगता रहा, और उसके वजह से कई रेंज बनते चले गए। अब जब रेंज बने तो इसमें 2 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया क्या थी, अवसादों पर बलन की क्रिया से हिमालय का बनना, और फिर दूसरी क्रिया यह जो है भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंदर जाना। यहाँ तक तो जो चीजें हैं अभी तक हमारी क्लियर थी। बाद में क्या हुआ, हमने जब और स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो हिमालय पर्वत है, जैसे कि मान लेते हैं यह हिमालय पर्वत है, इसमें पता चला कि हिमालय पर्वत ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस है, इसमें कुछ घाटियां हैं। तो घाटियों का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं यह एक पर्वत है, और यह पर्वत है जैसे नॉर्थ वाला, तो ये मान लेते हैं यह आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय के नॉर्थ वाला। उसके बाद जो है कि आपका फिर आ गया ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद आ गया मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद जो है कि आ गया इस शिवालिक हिमालय, और फिर यहाँ पर ये आ गया क्या हो गया आपका मैदानी क्षेत्र। तो यह अगर सबसे नॉर्थ वाला है और यह सबसे साउथ वाला है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में एक घाटी नुमा संरचना देखने को मिली। ठीक इसी तरह से यह ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय या फिर इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं, इसके बीच में घाटी दिखाई देगी। और ठीक इसी तरह से ये शिवालिक है, इनके बीच में घाटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये जो घाटियों का निर्माण हुआ, इससे पता चला कि जैसे देखिए मैं फिर से वही हलवे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे सुटेबल एग्जाम्पल। अगर आप हलवा है और उसको तेजी से फोर्स डाल दीजिए तो एक ही साथ ऊपर उठ जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे फोर्स डालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, बेंड्स पड़ेंगे, फोल्ड पड़ेंगे, और यहाँ पर हुआ है। तो यह जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में एक घाटी नुमा संरचना का विकास हुआ है, और जितनी भी घाटी नुमा संरचनाएं मिलती हैं, और ये घाटी नुमा संरचनाएं क्या करती हैं, एक पर्वतीय क्षेत्र को दूसरे पर्वतीय क्षेत्र से अलग करती हैं, इनको बोला जाता है सचर जोन। तो इन श्रृंखलाओं को अलग करने वाली घाटियों का जो विकास होता है उनको बोलते हैं सचर जोन, ट्रांजिशन जोन एक होते हैं। तो अब देखिए कुछ सचर
सचर जोन का यहाँ पर विकास हुआ। जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जिस सचर जोन का विकास हुआ है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, तो इसको ITSZ बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडो सिंधु नदी, सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र, लेकिन हमें इंडिया के संदर्भ में अगर सिर्फ समझना है तो इसको हम बोलेंगे इंडो सचर जोन अर्थात सिंधु सचर जोन वाला क्षेत्र, यहाँ पर विकास हुआ है। इसी तरह बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक घाटी नुमा संरचना का विकास हुआ है, इसको बोलते हैं MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? यह, और यह क्या है हमने कहा बताया, घाटी वाला क्षेत्र है। इसी को मेन सेंट्रल, इसी MCT में एक जगह एक क्षेत्र में कश्मीर की घाटी का विकास हुआ। तो कश्मीर की घाटी पर्वतों के बीच में स्थित जो घाटी नुमा संरचना है वो किसका भाग है? इसी MCT का भाग है। ठीक इसी तरह से अगर आप जो है कि मिडिल और शिवालिक के बीच में देखेंगे तो आपको फिर एक घाटी नुमा संरचना दिखाई देगी, इसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट और इसको बोलते हैं MBF। तो MBF का मतलब क्या है कि वह घाटी नुमा संरचना जो मिडिल और शिवालिक के बीच में विकसित हुई है। ठीक इसी तरह से शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में भी एक ऐसी प्रकार का एक जोन मिलेगा, ट्रांजिशन एरिया मिलेगा जो मैदान और पर्वतीय क्षेत्र को अलग करेगा, इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शब्द क्या है? फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या हुआ है कि वह किनारा जहां पर टूटन फूटन की क्रिया हुई है, जहां पर अलगाव की क्रिया हुई है, जहां के दूसरे तरफ या एक उत्तर या दक्षिण की ओर संरचनाएं क्या हो रही, अलग हो रही। तो इस तरह से ये जितने भी हमने शब्द समझे ये क्या बता रहे हैं? ये यह बता रहे हैं कि जब भी पर्वतों के बीच में जो घाटियों का विकास होता है, यह घाटियां क्या है? यह वह क्षेत्र हैं जो दो पर्वतों को अलग कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, हाल ही में एक अध्ययन सामने आया। अध्ययन जो किया गया है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा हिमालय क्षेत्र में किया गया है और इन्होंने कुछ टेक्टोनिक एक्टिव जो है या विवर्तनिकी सक्रिय क्षेत्रों की पहचान की है। अब प्रश्न आएगा विवर्तनिकी सक्रिय का मतलब, तो सभी चीजें समझ चुके हैं, देखिए केवल आप जोड़ना है। विवर्तनिकी सक्रिय क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां पर विवर्तनिकी क्रियाएं कहां पे होंगी? जहां पर प्लेटों का किनारा होगा, और प्लेटों का जब किनारा होगा तो वहां से जो गला हुआ पदार्थ है वो निकलने का प्रयास करेगा, इसके वजह से भूकंप आएगा, कई प्रकार की क्रियाएं होंगी, भ्रंशन होगा, लावा का उद्गार भी हो सकता है अगर लावा तेजी से आए। तो यहाँ पर यह देखा गया हिमालय क्षेत्र में कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो विवर्तनिकी क्रियाएं हो रही हैं, जबकि अभी तक हमें यह पता था, जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि जो एक्टिव और टेक्टोनिकली एक्टिव जो क्षेत्र खोजा गया है उसके संदर्भ में हमारा अभी तक मानना यह था कि नहीं, वह जो है कि विवर्तनिकी रूप से सक्रिय नहीं है। लेकिन अब जो अध्ययन आए हैं वह यह कहते हैं कि नहीं, यह जो क्षेत्र है वो विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है। अब हुआ क्या है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार जो नया विवर्तनिकी सक्रिय क्षेत्र है उसका संबंध है इंडस सचर जोन, और इंडस सचर जोन कौन सा है? जिसको हमने नाम दिया था ITSZ, और इसमें मैंने कहा था इंडिया के संदर्भ में समझ हम बात करेंगे तो इसी को बोलते हैं इंडो सचर जोन। और इंडो सचर जोन कहां पर है? ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच वाले भाग में। और ये कहा गया है कि यह वह क्षेत्र है जहां भारतीय और एशियाई प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं, और यह जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या हुआ है, यह जो विवर्तनिकी सक्रियता के लक्षण देखे गए। विवर्तनिकी सक्रियता के लक्षण देखे जाने का मतलब यह है कि यहाँ भविष्य में विवर्तनिकी क्रियाएं हो सकती हैं, यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं, यहाँ पर टूटन फूटन की क्रिया हो सकती है, यहाँ पर बड़े मात्रा में जो है कि ज्वालामुखी की क्रिया भी हो सकती है, यदि ज्वालामुखी के लिए अनुकूल दशाएं विकसित होती हैं तो। हालांकि हिमालय क्षेत्र में अभी ज्वालामुखी की क्रियाएं नहीं होती। कारण यह है कि हिमालय के द्वारा जो लगने वाला दबाव है वह नीचे से आने वाली जो पदार्थ उनको निकलने नहीं देता।
अध्ययन से पहले इसे एक ऐसे रूप के रूप में जो ISZ है अर्थात इंडस सचर जोन है, इसको पहले हम अध्ययन से पहले इसको विवर्तनिकी रूप से निष्क्रिय रूप में जानते थे। अर्थात यहाँ पर विवर्तनिकी की जो सक्रियता की संभावना थी कम थी या नहीं थी, और इसी के कारण इसको हम विवर्तनिकी रूप से बंद क्षेत्र के रूप में जानते थे। जबकि जो अध्ययन आया है वह यह बताता है कि यह जो क्षेत्र है, यह जो इंडस सचर जोन है, इसमें क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की क्रियाएं हो रही हैं और जिसके वजह से कई चुनौतियां सामने आ सकती। कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी बाद में हम बताएंगे। अब तक स्थापित जो मान्यता थी उसके अनुसार हिमालयन फ्रंट फॉल्ट में होने वाली क्रियाओं को ही हिमालय में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता था। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आए, तो भारत में सबसे ज्यादा जो भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो संवेदनशील क्षेत्र बताए जाते हैं वो कौन से, हिमालय और उसके पास वाले क्षेत्र। कारण क्या है कि वहां पर जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे अभी भी जा रही है, दोनों प्लेटों में टकराव अभी भी चल रहा है, हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है, उत्थान हो रहा है, नीचे प्लेट जा रही है, प्लेट जाके गल रही होगी, उसका मैग्मा बन रहा होगा, मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है, ऊपर से हिमालय की मोटाई उसको निकलने नहीं देती और इसके वजह से वहां पर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, भूकंप आते रहते हैं। तो अभी तक जो ये क्रिया होती थी इसके लिए माना जाता था उत्तरदायी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट का मतलब यहाँ पर अगर हम इस इमेज के माध्यम से समझें तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट का मतलब यहाँ पर इस वाला जो यह जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर, अर्थात जहां से हिमालय प्रारंभ होता है शिवालिक के पास वाले क्षेत्र को अभी तक हम रिस्पॉन्सिबल मानते थे। कारण ये था कि ये देखिए, मान लेते हैं ये यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट इधर डायरेक्शन से जा रही है, तो यहाँ पर ये बीच में तो क्या हो गया, तीन रेंज बन गए। तो यह कहा जा रहा था अब चूंकि ये प्लेट ऐसे सबडक्ट होकर नीचे से जा रही है तो यहाँ पर जो क्रियाएं हो रही हैं वही क्रियाएं इस पूरे हिमालय क्षेत्र में भूकंप या किसी भी विवर्तन की सक्रियता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब क्या पता चला, नहीं यहाँ पर नहीं, यह जो आपका इंडस सचर जोन है वहां पर भी क्या है, विवर्तन की क्रियाएं हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी, चाहे भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी चीज का निर्माण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपने देखना होगा कि बांधों का निर्माण करते हैं तो बांधों का निर्माण करने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कितना भूकंप आ सकता है और भूकंप की संभावना कैसे पता चलेगा कि वह जो विवर्तनिकी रूप से वह क्षेत्र कितना सक्रिय है। तो अभी तक हम जो लद्दाख वाला क्षेत्र हमने आपको बताया, वह लद्दाख वाले क्षेत्र को अभी हम क्या करते थे, सक्रिय नहीं मानते थे। लेकिन अभी की जो रिसर्च आए वो बता रहे हैं कि यह भी जो है कि विवर्तनिकी रूप से सक्रिय क्षेत्र है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि कई रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो हिमालय का दक्षिणी भाग है वो अधिक अस्थिर है और इसी के कारण दक्षिणी वाले भाग में भूकंपीय हलचलें ज्यादा होती थी। लेकिन अब यह जो रिपोर्ट आई है इससे यह पता चला है कि आने वाले समय में हमें यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि जो नया अध्ययन आया है जो किससे संबंधित है, इंडस सचर जोन से संबंधित है। यहाँ पर क्या होगा, भूकंप की क्रियाएं ज्यादा होंगी। और इंडस सचर जोन को अगर क्षेत्र के रूप में देखें तो यह लद्दाख का क्षेत्र है। जो लद्दाख के क्षेत्र में अध्ययन किया गया है, यहाँ पर यह पता चला है कि लद्दाख का जो क्षेत्र इंडस सचर जोन के अंतर्गत आता है, यहाँ की जो नदियां हैं वह जहाँ पर ऊंचे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, यहाँ की जो गाद वाले इलाके झुके हुए हैं और उनकी सतह टूटी हुई, आसान शब्दों में समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह देखा गया कि लद्दाख का जो क्षेत्र जहाँ पर यह अध्ययन किया गया वह जो कि इसका ISZ का जो कि पार्ट है, जो भाग है, इसमें देखा गया कि यहाँ की जो नदियां हैं उन नदियों का जो अवसाद है वो अवसाद कुछ झुका हुआ है। अवसाद कैसे झुकेगा, अवसाद देखिए मतलब क्या है कि यहाँ की कोई भाग है समतल भाग, इसमें नदियों का जो है कि अवसाद एकत्रित हो रहा है और अवसाद अगर ऐसे झुका हो इसका मतलब क्या है कि ये वाला भाग ऊपर उठ गया या ये वाला भाग क्या हो गया, नीचे धंस गया है। साथ ही साथ यहाँ की जो सतह है वो टूटी हुई है। टूटी हुई का मतलब क्या है कि ये पूरा जो सरफेस है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, पर्वत है, घाटी है, ये ऐसे नहीं है बल्कि ये क्या है, टूटी, इसके बीच में क्या है, दरार। दरार कैसे पड़ी होगी, नीचे से जब क्या होगा, कुछ एक्टिविटी हुई होगी और एक्टिविटी जो होती है इसी को तो क्या बोलते हैं, हम विवर्तनिकी बोलते हैं। इस क्षेत्र में ये भी देखा गया है
कि जो कई जगह की जो मूल चट्टानें हैं वो टूट चुकी हैं। अर्थात सिर्फ नदियों की घाटियों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि कई जगह की जो चट्टानें हैं उनमें क्रैक्स पाए गए हैं, वो टूटी हुई पाई गई हैं। कुछ जगहों पर दरारों का भी क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। और यहाँ पर जो हाल के वर्षों में जो भूकंप की क्रियाएं हुई थी, जहां पर भूकंप की जो तीव्रता थी, हालांकि रिक्टर स्केल पर लगभग 4 के पास थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनके भूकंप का कारण क्या है कि यहाँ पर जो चट्टानों में टूटने की क्रिया हो रही थी। तो कुल मिलाकर यह जो अध्ययन किया गया है कि जो लद्दाख के क्षेत्र से संबंधित है, इंडस सचर जोन से संबंधित है, वह बताता है कि यहाँ पर जो सक्रियता है वो आज भी बनी हुई है और वो पहले से बनी हुई है। अर्थात यहाँ पर अगर जो सक्रियता है जिसको हम अभी तक नहीं देख पाए थे, ये सक्रियता पुरानी है, लगभग 78,000 से लेकर 58,000 वर्ष पहले से है और आने वाले समय में यहाँ पर सक्रियता बढ़ सकती है। सक्रियता इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि चट्टानों में नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर मूवमेंट हो रहा है। उत्तर की ओर मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन जो प्लेट है वो उत्तर की ओर अभी भी मूव कर रही है। तो आने वाले समय में जैसे कि हमने कहा कि ये मान लेते हैं यह इंडियन प्लेट है और यह इंडियन प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही थी, सामने यूरेशियन प्लेट मिली, इससे टकराई, तो यह प्लेट जैसे जैसे आगे जाएगी इसके नीचे क्या होगी, जाएगी, और जब नीचे जाएगी तो गलेगी, तो यहाँ पर कई प्रकार की क्रियाएं होंगी। तो कहा जा रहा है कि भविष्य में यहाँ पर यह जो पुरानी परतें हैं, यह परतें क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं, यहाँ पर नया निर्माण हो सकता है, नया विनाश हो सकता है। लेकिन जब भी कुछ भी होगा यहाँ पर भूकंप आएगा और भूकंप के साथ हो सकता है कि अगर यहाँ की जो ऊपर की परतें हैं वो कमजोर पड़ जाए तो नीचे से गला हुआ पदार्थ भी आ जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है, कारण ये है कि हिमालय की मोटाई ज्यादा। अध्ययन बताता है कि इस जोन की पुराने परतें भी सक्रिय हैं जो भविष्य में कई प्रकार की अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। अर्थात जितने भी यह पूरा क्षेत्र है हिमालय से लगा हुआ, जिसकी अभी तो हमने खोज की है इंडो सचर जोन के संदर्भ में, लेकिन आने वाले समय में हमें पता चल सकता है कि जो भी ये घाटियों वाले क्षेत्र हैं, जो सचर जोन है, उन सचर जोन में सक्रियता देखी जा रही है और यह सक्रियता जियो स्टैटिक या जो है कि भू स्थिरता के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ के चट्टानों का जो है कि अध्ययन किया गया, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं इनका भी अध्ययन किया गया और अध्ययन करके पता लगाने का प्रयास किया गया कि वास्तव में ऐसा ही है। और जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि जो गाद है उसमें झुकाव देखा जा रहा है, प्लेटें टूटी हुई, प्लेटों का मतलब है चट्टानें यहाँ पे टूटी हुई हैं, चट्टानें कई जगह ऊपर उठी हुई हैं, नीचे धसी हुई हैं, साथ ही साथ यहाँ पे दरारों का निर्माण हुआ है। इससे यह पता चलता है कि भविष्य में जब हम भूकंप को लेकर इंडिया का अब हम मैप देखेंगे तो हमें यह समझना होगा कि इंडिया में अभी तक जो भूकंप के संदर्भ में हमारी धारणाएं थी अब उससे अलग हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारा जो मेन जो सिद्धांत था भूकंप के संदर्भ में या इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने के संदर्भ में, वह तो था मेन फ्रंटल फॉल्ट, या दूसरे शब्दों में सब कहें तो वो जो आपका मैदानी क्षेत्र है, जो शिवालिक क्षेत्र है, उसके पास वाले भाग है। लेकिन अब पता चला है कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो भी क्या है कि विवर्तनीय रूप से सक्रिय है और जिसके वजह से आने वाले समय में कई प्रकार की नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये चूंकि टॉपिक बड़ा हो गया है तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल ये जो टॉपिक बचा हुआ है इसको हम कल के लेक्चर में शामिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।